नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। लोकसभा चुनाव के मतदान हो गए, लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आ गए और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भी एक बार बन गए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जैसे ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली, उसके तुरंत बाद आरएसएस ने लगातार तंज कसने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल सरसंघचालक मोहन भागवत ने सोमवार को एक सभा में जो भाषण दिया और उन भाषणों में जो सारी बात उन्होंने कही, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि संघ ने बीजेपी के प्रति जो अपनी नाराजगी है उसे जाहिर कर दी। सरसंघचालक ने अपने इन बयानों में मणिपुर से लेकर अहंकार तक की बात कर दी। राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से संघ को ट्रीट किया गया है, उसको लेकर नाराजगी जो है वो अब देखने मिल रही है। मोहन भागवत ने इस सभा में कई सारे मुद्दों पर बात कही। मोहन भागवत ने अहंकार को लेकर बात कही, मोहन भागवत ने मणिपुर को लेकर चिंता जताई, मोहन भागवत ने चुनाव में जिस तरह से चीजें हुई उसको लेकर बयान दिया। मोहन भागवत ने जो विरोधी पक्ष है उन्हें एक तरह से दुश्मन बनाने की जो बात कही जा रही थी, उसको लेकर अपनी राय रखी। तो मोहन भागवत ने कहीं ना कहीं बड़े प्लेटफॉर्म पर जो नाराजगी है अपनी वो दिखाई है और मोहन भागवत की इस नाराजगी को लेकर अब चर्चाएं जोर में है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ लोकमत समाचार के सीनियर एडिटर विकास मिश्रा जी हैं और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट शशि सोनावने भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इन दोनों से हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको सुनाते हैं कि मोहन भागवत ने अपने बयान में क्या क्या कहा है। और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए। परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहाँ तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस सह चित्तमेशाम। इस सह चित्त पर विनोबा भावे जी की टिप्पणी है। वो कहते हैं कि ऋग्वेदकारों को मानवीय मन का कितना ज्ञान था ये समझ में आता है। सब जगह उन्होंने कहा है समानो मंत्र समिति समानी समानम मना, लेकिन चित्त के बारे में सम नहीं कहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का चित्त मानस अलग अलग होता ही है और इसलिए 100% मतों का मिलान होना संभव नहीं है। लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चय करते हैं तो सहचित्त बन जाता। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें दो पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के दो पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है और इसलिए हम बहुमति का आसरा लें। उसके लिए स्पर्धा चलती है। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय ये खलस्य, ऐसा कहा है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के लिए होता, लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहते। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी
एक मर्यादा हो, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई एनडीए। अब ये ठीक है, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ। आर्थिक हमारी स्थिति, आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही। सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है, समस्याओं से राहत लेनी है। विकास जी, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। थैंक यू, सर नमस्कार। सर कल मोहन भागवत का बयान आया। मोहन भागवत ने कई सारी चीजों को लेकर जो है बातें कही। आप मोहन भागवत के इन बयानों को किस तरह से देखते हैं? लोकसभा चुनाव के एन पहले, एन बाद जिस तरह से नतीजा है, उसके तुरंत बाद जो है मोहन भागवत के ये सारे बयान आए। क्या मोहन भागवत की एक नाराजगी दिखाई दे रही है? देखिए, केवल मोहन भागवत की बात नहीं है। इसको मोहन भागवत के हर जो प्रत्येक शब्द है, उसको आप इस रूप में देखिए कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार हैं। सरसंघ चालक जब कुछ बोलते हैं तो वो ऐसा नहीं होता है कि सीधे मंच पर आ गए और जो उनके मन में आया वो बोल दिया उन्होंने। उनके सर, आप किसी को भी देख लें, मोहन भागवत जी को देख लें या इसके पहले के जितने सरसंघ चालक रहे हैं, उनका जो बयान होता है वो बड़ा नपा तुला, बड़े सोच समझ करके और बहुत कहते हैं ना, क्राफ्ट जिसको करते हैं, क्राफ्ट करके वो बयान देते हैं। तो कल के बयान को आप देखिए, उन्होंने मोटे तौर पर कई सारी बातें की हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे नजर आती है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अहम को लेकर के एक जी बड़ा सवाल किया है। और जो लोग संघ को जानते हैं या जो लोग संघ की विचारधारा से हैं, हम ऐसे लोग जानते हैं जो विचार में लोग हैं और उनसे हमारी बातचीत भी होती रहती है, संघ का बड़ा तबका नरेंद्र मोदी का जो ये था कि मोदी की गारंटी, जी क्योंकि संघ कभी इस तरह के किसी पैमाने पर किसी को भी बर्दाश्त कर ले, ये संभव नहीं है। तो जिस तरह से पूरा चुनाव लड़ा गया, संघ चुनाव का समय चुप रहा। उसके बीच में आपको याद होगा कि जी जेपी नड्डा का एक बयान आया। जेपी नड्डा ने ये कहा कि जब उनसे किसी अखबार के एक पत्रकार ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमको किसी की जरूरत नहीं है। जी इसको भी जो संघ के कार्यकर्ता थे, उन्होंने बड़ी नाराजगी के स्वर में लिया। तो मोहन भागवत का इस पर जो तंज कसना है, वो एक्चुअली तंज नहीं है, मैं तो ये कहूंगा कि वो उन्होंने नकेल कसी है। जी और इसको नकेल कसना आप कहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भारतीय राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी, या जिसको आप सॉफ्ट हिंदुत्व का पक्षधर कहें, ये सारे लोग जो है ये संघ के विचारधारा के अनुसार चलते हैं। और संघ में कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। जी। जी। और तो सर मुझे जी जी सर, जी सर, बोलिए बोलिए। हाँ, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जो तबका संघ से नाराज नहीं था, भाजपा से नाराज नहीं था, लेकिन कहीं नरेंद्र मोदी का जो एक उनकी जो शैली थी कि मोदी की गारंटी, जी लोकतंत्र में इस तरह से व्यक्तिवादी विचार नहीं होते हैं। तो जी उस पर एक नकेल है। मुझे लगता है कि मोदी जी को यह संदेश तो दिया है मोहन भागवत ने कि मैं कम करिए। काम काम किया है नरेंद्र मोदी ने, काम बहुत किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो एक अहम वाली बात आ जाती है कि मैंने किया जी है ना, ये मामला है। जी। सर पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी के मुकाबले संघ का जो एक तरह का वैल्यू हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं कम होता रहा। और क्या ये कम करने की कोशिश की गई? जिस तरह से आपने कहा कि जेपी नड्डा ने जो बयान दिया था उसमें कहा था कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में संघ की जो ताकत रही है भाजपा में, उसे कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश हुई है।
मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे भाजपा में इतनी ताकत नजर नहीं आती है कि वो संघ को दबा दे। देखिए, संघ का काम जो है वो आज की पीढ़ी कितना जानती है, सामान्य तौर पे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको उसका एक उदाहरण बताऊंगा। जी 2017 में मैं लोकमत समूह की तरफ से गया था, अरुणाचल के उस रूट पे गया था जिस रूट पे चाइना तवांग से लेकर के और हमारे गुवाहाटी से थोड़ा पहले तक पहुंच गया था। जी उस समय वहाँ वहाँ कुछ महिलाएं मुझे मिली जो जो इस बात को मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कैसे बच के भागी, तो उन्होंने कहा कि हम जब असम आए, तेजपुर आए, तो तेजपुर से हमको संघ के लोगों ने शरण दी थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये कौन सा संघ है, क्योंकि 1962 की बात हो रही है। जी तो मुझे ये पता चला कि उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहां पे शिविर लगाए थे। संघ, ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जो संघ का काम है वो बहुत स्थायी भाव से चलता है, बहुत सरलता के साथ चलता है। संघ बहुत ताकतवर है, संघ बहुत मजबूत है, जमीन पे है, जमीन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई एक नेता पैदा हो जाए, दो नेता पैदा हो जाए या तीन पैदा हो जाए, और वो अगर ये सोचे कि संघ को हम दबा देंगे, तो ये ख्याली पुलाव वाली बात है। ये अब मुझे नहीं लगता कि किसी में ताकत, हाँ, कुछ लोगों को ये गुमान हो सकता है, कुछ नेताओं को ये गुमान हो सकता है कि हम तो, हमारा देश में बड़ा नाम है और हम संघ से ऊपर हो गए हैं, लेकिन संघ इस चीज को समझता है कि जिस दिन चाहेंगे इनको अपनी जगह पर हम लेकर के आ जाएंगे। तो इसलिए संघ को कोई चुनौती नहीं है, मुझे नहीं लगता। नहीं, लेकिन सर दबाने की एक तरह का प्रयास तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देखा देखा गया है, क्योंकि पिछले ये कुछ। जी ये 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 जो लोग ऐसी कोशिश कर रहे थे, उनको ये गुमान रहा होगा कि संघ जो है वो उसको हम दबा देंगे। जी लेकिन आज भी मैं बताऊं आपको कि जैसे उत्तर प्रदेश में अभी हार हुई है, आप उसका विश्लेषण करें तो मुझ जैसे एक सामान्य से पत्रकार को ये लगता है कि वहां पे कहीं कैडर जो है वो संघ का नाराज था, कुछ जी चीजों को लेकर के। जिस तरह से बंटवारा हुआ सीटों को, उसको लेकर के संघ के लोग नाराज थे। तो वो संघ खुले रूप से नाराजगी व्यक्त नहीं करता, कभी नहीं करता। संघ कहाँ करता है, जहां उसको करना होता है। वो मीडिया में नहीं जाता है, वो जी सोशल मीडिया पे नहीं जाता है, तो इसलिए पता नहीं चलता कि वो नाराज है कि ये है। लेकिन कल जैसे मोहन भागवत ने ये बयान दिया, तो मोहन भागवत का इतना बोलना है, बहुत शालीन तरीके से बोला उन्होंने, लेकिन ये बहुत बड़ी एक तरह से फटकार है कि आप जी अपनी जगह पे रहिए, लोकतंत्र को चुनौती मत दीजिए। ये मुझे ऐसा लगता है। तो सर कमजोर करने की कोशिश कुछ लोगों ने की होगी, चाहत भी रही होगी कि हम सबसे बड़े हैं, लेकिन जी उसमें सफलता की कहीं कोई गुंजाइश नहीं मिली है। जी सर, चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी चिंता जताई। जिस तरह से चुनाव हुए और जिस तरह से चुनाव में जो काफी सारी सीमाएं जो है लांगी गई, बेतुके बयान दिए गए, मर्यादाएं तोड़ी गई, इसको लेकर काफी ज्यादा चिंता जताई गई है। उनका कहना है कि जो इस चुनाव में हुआ, इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए थी। एक तो ये कि क्या संघ भी मानता है कि जिस तरह से चीजें हुई और जिस तरह से बयानबाजी की गई, उसके चलते कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान हुआ है, और या भाजपा के सहयोगी दलों को नुकसान हुआ है। देखिए, संघ जो है वो एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां शुचिता हो। संघ के लोगों से आप कभी भी बात करेंगे, आप किसी से भी मिलें, कभी भी मुझे संघ का कोई नेता आज तक नहीं मिला जो बातचीत में कहीं नाराज हो गया हो। बड़े, आप कठिन से कठिन सवाल उनसे पूछ दें, वो जवाब भले ही न देना हो, न दे नहीं देंगे, जी लेकिन वो बहुत ही भले तौर पर आपसे बातचीत करते हैं। तो संघ जब ऐसे समाज की कल्पना करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगा होगा कि जिस तरह से आ, एक तरह से प्रतिपक्ष को विरोधी बना दिया गया। जैसे युद्ध में जी उन्होंने कहा भी कि हम युद्ध में नहीं जा रहे हैं, और जी बड़े अच्छे शब्द का उन्होंने उपयोग किया है कि भाई पक्ष है और प्रतिपक्ष है। पक्ष की बात को प्रतिपक्ष काटता है, प्रतिपक्ष की बात को पक्ष काटता है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। आप देखिए कि लोकसभा का पहला चुनाव देखें आप 1952 के बाद, आप देखें कि जवाहरलाल नेहरू किन लोगों को लेकर के आते थे। जी वो लोहिया जी को लाना चाहते थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी को लाना चाहते थे, वो इस तरह के बाकी सारे लोगों को लाना चाहते थे जिससे प्रतिपक्ष संसद में
मजबूत रहे। चूंकि जवाहरलाल नेहरू का ये मानना था कि प्रतिपक्ष के बगैर कहीं कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती है डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी की बुनियाद में हमने ये विचार रखे थे। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे राजनीति इस तरह से जंग का मैदान बना दिया उसको, कि प्रतिपक्ष का है यानी वो देश को बर्बाद करने ही चला है। भाई देश को कौन, भारत भारत का कौन सा नागरिक देश को बर्बाद करना चाहेगा? चाहे वो राहुल गांधी हो या लालू प्रसाद यादव हो या उनके बेटे, कोई भी देश को बर्बाद नहीं करना चाहता। सबका अपना तरीका है, अपना सलीका है। इसलिए आप किसी को कह रहे हैं कि नहीं साहब उनके आने से तो देश लूट जाएगा, बात ऐसे नहीं की जाती है। तो मोहन भागवत ने जो बात की है वो बहुत सही। चूंकि इसको लेकर के देखिए, इसके पहले भी मोहन भागवत के कहने के पहले पूरे जो वरिष्ठ लोग हैं, जो राजनीति के, मीडिया के या समाज के, वो कहते रहे हैं कि ये बिलो द बेल्ट वार नहीं करना चाहिए। आप सोचिए कि आप महाभारत पढ़िए, आप उसमें हमारे यहाँ जो जंग होती थी, सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त होते ही जंग खत्म हो जाती थी, जी एक दूसरे की मरहम होती थी। और कई ऐसे भी उदाहरण थे कि चिकित्सक जो है वो इस पक्ष में भी उपचार करते थे, सामने वाले पक्ष में भी जाते थे उपचार करने के लिए। तो जी भारतीय संस्कृति में इस तरह की बात करना कि बिल्कुल मतलब विपक्ष को दुश्मन की तरह पेश करना, ये बहुत गलत हुआ है। और इसलिए मोहन भागवत की बात से मैं सहमत हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये फटकार है मोहन भागवत की तरफ से, भाजपा के लिए भी फटकार है और जो प्रतिपक्ष के लोग हैं उनके लिए भी फटकार है एक तरह से। जी। सर, मणिपुर को लेकर उन्होंने काफी गंभीर बात कही। मणिपुर में जो हिंसा हुई है और जो सारी चीजें हुई हैं, उनका कहना है कि गन कल्चर अब वहां पर पिछले 1 सालों से आ चुका है, इसे खत्म करना होगा। और पिछले 1 साल से मणिपुर काफी कुछ झेल रहा है। तो मणिपुर जो है वो शांति का इंतजार कर रहा है, इस तरह की बातें कही। ये बयान इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री से कई बार अपील की गई, विपक्ष की तरफ से अपील की गई कि आप मणिपुर जाइए, मणिपुर में मामला शांत करिए। प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए और मणिपुर में जो हिंसा हुई वो बढ़ती चली गई। तो कहीं ना कहीं इसे अगर देख लिया जाए तो एक तरह से इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि आप मणिपुर जाइए, मणिपुर का मामला जो है वो शांत करिए, क्योंकि लोग अभी भी वहां पर एक शांति की इंतजार कर रहे हैं और लोगों को इस गन के कल्चर से वहां से निकाला जाए। बिल्कुल, ये निर्देश है उनको। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं चूंकि नॉर्थ ईस्ट लगातार जाता रहा हूँ, वहाँ के राज्यों को बहुत करीब से देखा है और समझा है। नॉर्थ ईस्ट को जब मैं उसका विश्लेषण करता हूँ तो मुझे हमेशा ये नजर आता है कि वो बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। क्यों बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है? क्योंकि चाइना लगातार ये कोशिश करता रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर्स हैं, उस सेवन सिस्टर्स को कैसे भारत के से तोड़ा जा सके। जी इसके अलावा आप देखिए, म्यांमार की तरफ चले जाइए आप, नागालैंड के उस पूरे इलाके में चले जाइए, तो कहीं ना कहीं वो विदेशी आतंकवाद वहां पे पनपता रहा है। अब क्या हुआ कि विदेशी आतंकवाद जब मैं बात करता हूं तो निश्चित रूप से सीधे सीधे चाइना का मैं नाम लेता हूं। क्योंकि वहां पे किसी व्यक्ति के पास AK-47 कैसे आ जाएगा, और AK-47 लेकर के और वो CRPF के जवान से कैसे लड़ने लगेगा, उनके पलटन से कैसे लड़ने लगेगा, यानी ट्रेनिंग है उसकी वहां पे। जी दिक्कत ये हुई है कि जब हम बारूद पे बैठे हुए इलाके में, उस ढेर में अलग से चिंगारी लगाने की कोशिश करेंगे तो विस्फोट होगा। क्योंकि आज जो मणिपुर में स्थिति हुई है, उस मणिपुर की स्थिति में सीधे सीधे मैं कहूं तो उसमें राजनीति बहुत बड़ी, राजनीति को जिम्मेदार मानता हूं मैं। क्यों? क्योंकि वहां जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनमें आपस में कभी पटरी नहीं बैठती है। बरसों बाद एक कोर्ट में मामला आता है और एक समाज को अधिकार दिए जाने की बात होती है, जबकि वो स्टेटस को की स्थिति थी, दोनों तरफ से शांति थी। लेकिन उस कोर्ट में पता नहीं कहां से वो निर्णय हो जाता है और उसके बाद आग लग जाती है। आखिर देखिए, कोर्ट के उस निर्णय को वापस लेना पड़ा, जी कोर्ट का वो निर्णय वापस हुआ। तो सवाल ये है कि वो निर्णय होने की जरूरत ही क्या थी, जब एक तरफ से बहुत सारे लोग जो है वो बहुत कम इलाके में रह रहे हैं और कम लोग जो है वो बहुत बड़े इलाके में रह रहे हैं, और वहां बंटवारा ऐसा करते हैं कि कुकी और
जो दूसरा समुदाय है उसके बीच में एक जो अविश्वास पहले से है, वो अविश्वास भयंकर तरीके से आ जाता है। और इसमें सरकार की नाकामी रही है निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वहां पर भी हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की गई थी, जिसका नतीजा है आज अगर मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि वहां जाना चाहिए, उसको शांत करना चाहिए, तो मोहन भागवत ने एक बार पहले भी इसको बोला है, लेकिन सरकार के स्तर पे इसमें नाकामी हुई है। सरकार उन चीजों को ठीक नहीं कर पाई है, और ये बहुत मुश्किल है। मैं बता रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट की जो हालत है वो बहुत जी बुरी हालत है वहां पे। तो जी उसको संभालना जरूरी है, और मोहन भागवत की इस बात को मैं कहता हूं कि पूरे भारत की आवाज के रूप में माना जाना चाहिए। मतलब मोहन भागवत के विरोधी भी ये बात कह रहे हैं कि भाई जलने से बचाओ, उसको जल रहा है मणिपुर। जी। लेकिन सर, पिछले अगर हम कुछ सालों की बात कर लें, तो पिछले कुछ सालों में ये खास तौर पर देखा गया है, मोहन भागवत के संघ के जो बयान रहे हैं, वो संघ के बयान जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के बयानों से, यानी कि बीजेपी के बयानों से विपरीत नजर आए हैं। संघ जो है काफी कुछ चीजों से जो है वो जो है कहीं सहमत नहीं रहा है। ये पिछले 6 साल से अगर बात करें तो ये नाराजगी एक तरह से देखने मिली है। क्या संघ जो है उनकी बात नहीं सुनी गई सरकार में दूसरी बार आने के बाद, या फिर जब पहली बार जब बीजेपी की सरकार बनी थी, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उसके 3 साल बाद संघ को कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का एक अलाइड पार्टनर बनाकर रख दिया गया? मुझे लगता है कि कुछ लोगों की कोशिश ऐसी रही है, कुछ लोगों की कोशिश ऐसे रही है, जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि कई बार क्या होता है कि हमको ये बड़ा गुमान हो जाता है कि हमारी ताकत बड़ी बढ़ गई है, और तब हम शायद ये भी ध्यान नहीं रखते कि किस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के हमारी ताकत बढ़ी है। क्योंकि हम जहाँ काम करते हैं, मैं अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं कि तो हम जिस समूह में काम करते हैं वो समूह बड़ा होता है, जी हम उस समूह से बड़े कभी नहीं होते हैं। जी और जहां भी अखबारों अखबारों में एक बड़ी जबरदस्त कहावत है जी कि कोई संपादक, या मान लीजिए कि कोई अखबार का प्रबंधन अगर मास्ट हेड से ऊपर हो जाता है जी तो फिर गिरावट शुरू हो जाती है। तो यहाँ कोशिश वही थी कि मास्ट हेड से ऊपर होने की कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन संघ बहुत ही उसका मैकेनिज्म इतना मजबूत है। आखिर आप सोचिए कि 100 साल पहले किसी ने संघ की स्थापना की, और उसके बाद वो सारी कल्पना जो भी उनके जेहन में रही होगी, जी वो 100 साल लगे। लेकिन 100 साल में आकर के जिस हिंदुत्व को उभारना चाहते थे, वो हिंदुत्व आज वोल्केनिक रूप से उभरा हुआ है ना। जी तो सफलता तो उनको मिली, उनका मैकेनिज्म बहुत मजबूत है। इसलिए जी चाहे मैं सीधे नाम लूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी ने कहीं को कम करने की कोशिश की, जी नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो संघ को कमजोर कर सके। और संघ इसीलिए हमेशा देखिएगा कि मोहन भागवत की जो भाषा होती है, वो जी जैसे एक पिता की भाषा होती है, एक पालक की भाषा होती है, उस भाषा में बात करते हैं वो। तो एक तरह से निर्देश है ये सरकार के लिए। जी। शशि सोनावणे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफी बेबाक तरीके से अपनी राय भी रखते हैं। शशि जी, आप किस तरह से मोहन भागवत जी का जो बयान है वो देख रहे हैं? उन्होंने काफी कुछ बातें कही हैं। मोहन भागवत जी का जो ये बयान आया है वो चुनाव खत्म होने के बाद और नतीजे आने के बाद आया है। जी ऐसा लगता है कि मोहन भागवत जी भी नतीजे का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये जो बोले हैं, ये जो बयान आया है सेवक को संदर्भ में और अहंकार को लेकर, और ये तमाम सारी जो बातें उन्होंने रखी है, जी वो बातें वो शायद पहले भी कहना चाह रहे होंगे, क्योंकि संघ के भीतर एक अस्वस्थता तो नजर आ ही रही थी चुनाव के दौर में भी और उसके पहले भी। आइडियोलॉजिकली वैचारिक स्तर पर मोदी के साथ उनके कोई मतभेद होने का सवाल नहीं आता है। नरेंद्र मोदी ने संघ के जो एजेंडे है उन एजेंडे को आगे ले गए, जो मोदी खुद प्रचारक होने के कारण। लेकिन जो तरीका है, संघ के भीतर अगर सर्वोच्च पद अगर किसी का है तो वो सर संघ चालक का है, और नरेंद्र मोदी ने सर संघ चालक से भी ऊपर उठकर अपनी एक बड़ी हैसियत बनाने की कोशिश की है। तो जैसे अभी साथी बता रहे थे कि संगठन से बड़ा आदमी या संघ से बड़ा आदमी तो कोई हो नहीं सकता, तो संघ प्रमुख से भी आगे जाने की ये जो कोशिश हो रही थी, वो संघ को राहत तो नहीं आ रही थी। एक दूसरी बात, संघ के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जिस तरह से दरकिनार किया गया,
भाजपा के जो ओरिजिनल आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट वाले नेतागण हैं उनको बाजू किया गया, और ये जो तोड़फोड़ की राजनीति करके बाहर वालों को ज्यादा तवज्जो दिया गया, इम्पोर्टेंस दिया गया, इस बात को लेकर भी संघ के भीतर एक अस्वस्थता नजर आती है, जो इस बयान में प्रतिबिंबित हो रही। तो मैं ये कहूंगा कि सब भागवत जी को अगर कहना ही था तो शुरू में बोल देते, शुरू में उनको कंट्रोल कर देते। और अगर अभी ये बयान दे रहे और इस हद तक अगर वो कह रहे हैं कि भाई ये अहंकार था जिसके कारण भाजपा को यहाँ खींचकर नीचे ले आई है, तो फिर मोदी को क्यों प्रधानमंत्री बनाए रखे हो? उनको अभी निकाल देना चाहिए। क्योंकि भाजपा के पास और संघ के पास खासकर, संघ किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहती है, व्यक्ति को वो संघ से बड़ा होने नहीं देती, तो संघ के पास विकल्प तो बहुत सारे हैं। संघ अपना कोई आदमी को, नुमाइंदा को आगे ला सकती है और उनको बोल सकती है कि भाई आप पार्टी चलाओ और आप देश का नेतृत्व करो। मोदी पे ये क्यों निर्भर है? तो उसमें से मुझे एक बात जो नजर आ रही वो ये है कि अर्थ कारण जो है, वो संघ का अर्थ कारण अब मोदी के नियंत्रण में ज्यादा दिख रहा है। अब संघ के जितने भी फंडिंग 10 साल से आई है, वो मोदी सरकार के कारण आई है। और मोदी जिस कॉरपोरेट एजेंडा के तहत चलते हैं, वहीं से पैसा आ रहा है। और दूसरा एक फैक्टर है जो व्यक्ति का रहता है, वो ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन है, मोहन भागवत के लिए मोदी सीनियर है। तो मोदी हमेशा जब भी मौका मिला है, वो अपनी सीनियरिटी भागवत जी को दिखाते रहे। फिर वो मंदिर के समय, मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम होने दो या और कोई हो, लेकिन ये हमेशा मोदी ने जगह दिखाने का काम किया है। अब मैं संघ चालक मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट को इतना ही देख रहा हूँ कि संघ के भीतर के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मोहन भागवत जी ने एक मैसेज दिया है कि मोदी जी जो कर रहे हैं उसके साथ संघ पूरी तरह से सहमत नहीं है और अपना कुनबा बचा रहे हैं। लेकिन इस झांसे में जनता नहीं आने वाली। जनता जी के लिए तो बात एक ही हो जाती है। तो भागवत जी को अगर सब करना ही है तो खुल के करो और खुल के बात करो और मोदी के खिलाफ पोजीशन ले लो। हमको तो लग रहा था कि भाई 400 पार का नारा देकर 240 पर अगर भाजपा सिमट गई है, तो इसका जो जिम्मेवारी जो है, जिम्मेदारी जो है, वो पूरी तरह से मोदी और अमित शाह लेंगे, या संघ उनको लेने के लिए मजबूर करेगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो हुआ ये है, मोहन भागवत जी का इस तरह का स्टेटमेंट आया है। तो सरकार बनेगी, खाते बांटे जाएंगे, ये सारा काम हो जाएगा, और उसके बाद मोहन भागवत जी बोलेंगे तो मोहन भागवत जी के इस बयान को ज्यादा महत्व रहता नहीं है। अब आने वाले दिनों में इसमें से हम इतना ही अर्थ निकल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संघ को ग्रहित मानकर भाजपा ज्यादा दूर जा नहीं सकती है। और ये बीच में जो भाजपा अध्यक्ष ने स्टेटमेंट दे दिया था कि भाई संघ की, उनको संघ की जरूरत नहीं है, भाजपा इंडिपेंडेंट हो चुकी है, तो अभी संघ ने उनको एक मैसेज दे दिया कि भाई आपको हमारी जरूरत लगने वाली है, तो थोड़ा सुधर जाओ। तो ये आपस का भी एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन वाला मामला है, जिसको इस बहाने से वो सॉर्ट आउट करना चाहेंगे। क्योंकि भागवत जी के स्टेटमेंट में कहीं भी वैचारिक स्तर पर मतभेद की बात नहीं आई है। और जो बातें उन्होंने कही है वो तो विपक्ष और जनता भी बोल ही रही है। ये जी अहंकार है, जो एरोगेंस है, तो ये चलेगा नहीं। जी। जी जी, समय कम है। तो आप दोनों गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने अपनी राय रखी। जिस तरह से मोहन भागवत का बयान आया है, उस बयान के बाद काफी कुछ चर्चाएं होने लगी हैं, और जो संघ है वो कितना नाराज दिख रहा है वो भी इस बयान से दिखाई दिया है। आपको क्या लगता है कि संघ की नाराजगी आने वाले दिनों में किस तरह का मोड़ ले सकती है? संघ की इस नाराजगी में जो ये गठबंधन की सरकार है, इस पर कितना असर डालेगा? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।